मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वायना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक संचार अर्थात कम्युनिकेशन को ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम इसकी अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। एक संस्था के लिए संचार व्यवस्था का उतना ही महत्व है जितना कि मानव जीवन के लिए रक्त संचार व्यवस्था का। प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए संचार प्राथमिक आवश्यकता है। संचार एवं संचार व्यवस्था के बिना कोई भी संस्था प्रभावी रूप से अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती है। संस्था के सभी सदस्यों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों, अधीनस्थों एवं सहकर्मियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना ही पड़ता है। संचार ही वह साधन है जिससे संस्था के सभी सदस्य प्रभावी ढंग से अपना अपना कार्य कर सकते हैं। आदेश निर्देश लेने देने, कार्य प्रगति की रिपोर्ट देने, सुझाव एवं शिकायतें लेने देने एवं प्राप्त करने एवं आपसी संबंध बनाए रखने हेतु संचार व्यवस्था बहुत आवश्यक होती है। इतना ही नहीं, संस्था से संबंधित समाज के सभी वर्गों जैसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं, श्रम संघों, व्यापारिक संघों, सरकारी अधिकारियों, शोध संस्थाओं आदि से निरंतर संपर्क बनाए रखने हेतु भी संदेशों का आदान प्रदान करना ही पड़ता है। अब हम तो ये संचार व्यवस्था, इसलिए संचार बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया का भाग है। संचार संदेश संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ उनसे संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों, संपत्तियों, तर्कों, सूचनाओं, विश्वास, आपसी समझ आदि का भी आदान प्रदान करते हैं। एलन ने परिभाषा दी है, संचार में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ पैदा करने के लिए करता है। यह अर्थों का पुल है। यह कहने, सुनने व समझने की व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा कीथ डेविस ने दी है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। और एक परिभाषा मैकफार्लैंड ने भी दी है। उनके अनुसार विस्तृत रूप में संचार मनुष्यों के बीच अर्थपूर्ण आपसी व्यवहार है। विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्यों द्वारा अर्थों को प्राप्त किया जाता है तथा समझ पहुंचाई जाती है। इन परिभाषाओं निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि संचार या संदेश संप्रेषण एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोवृत्तियों, आपत्तियों, संदेश और संपत्तियों आदि का आदान प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया तब पूरी हुई मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है जिस अर्थ एवं भावना के साथ संदेशदाता संदेश देता है। यदि इसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रहती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपसी समझ एवं सम्मति उत्पन्न नहीं कर ली जाती है। इस तरह से अब आगे देखते हैं संचार की विशेषताएं या प्रकृति क्या है, जो कि हमने ई कंटेंट में बिंदुवार आपको दिखा रखी है। इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता है संचार एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से चलती रहती है।
दूसरी संचार द्विमार्गी टू वे प्रक्रिया है, जिसमें संदेश दिए जाते हैं और प्राप्त भी किए जाते हैं। तीसरी, इस प्रक्रिया में विचारों और सूचनाओं के साथ साथ भावनाओं, तर्कों, आपसी समझबूझ आदि का भी आदान प्रदान होता है। अगली चौथी विशेषता है इसकी, इस प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता के प्रत्युत्तर या उसकी प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से प्रारंभ की जाती है। संदेश प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्तियों का होना परम आवश्यक है, जिन्हें संदेश प्रेषक, संदेशदाता तथा संदेश प्राप्तकर्ता के नाम से जाना जाता है। किसी विशेष समूह तथा जन समूह के अनेक व्यक्ति संचार प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। यह मानवीय प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक मानवों के बीच संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसमें पशु पक्षियों या पेड़ पौधों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन एवं विश्लेषण सम्मिलित नहीं है। इस प्रक्रिया में संदेशों का आदान प्रदान मौखिक, लिखित, सांकेतिक, दृश्य, श्रव्य साधनों माध्यमों से किया जा सकता है। संचार बहुआयामी है। बहुआयामी से मतलब क्या है? यह अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, आंतरिक एवं बाह्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। संचार की प्रभावशीलता केवल संदेश देने की योग्यता पर ही नहीं, सुनने की योग्यता पर भी निर्भर करती है। संचार प्रबंधकीय कार्यों का आधार है, जिसके बिना प्रबंधक पंगु हो जाता है। इस तरह से ये संचार की प्रकृति या प्रमुख विशेषता है। इसके बाद है इसी टॉपिक में संचार प्रक्रिया के तत्व या चरण कौन कौन से हैं। संचार एक व्यवस्थित एवं सतत द्विमार्गी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निम्नांकित 8 आवश्यक तत्वों या चरणों से बनी हुई है। वो 8 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो एक एक बता रहे हैं हम। पहला है प्रेषक या स्रोत, सेंडर और सोर्सेज। संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व है संचार का प्रेषक। संचार प्रेषक वह व्यक्ति होता है जिसके पास कोई सूचना तथा विचार होता है तथा वह उसे अन्य व्यक्तियों को देना चाहता है। इस प्रकार संचार प्रेषक ही संचार का स्रोत या सूत्रधार होता है। यही व्यक्ति संदेश या सृजन करता होता है। यही व्यक्ति सूचना या विचार को भाषागत करने वाला होता है। प्राध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय प्रबंधक अपने अधीनस्थों या ग्राहकों को उत्पाद की जानकारी देते समय, विक्रयकर्ता अपने कार्य की विक्रय प्रबंधक को देते समय, कार्य की रिपोर्ट विक्रय प्रबंधक को देते समय संदेश का स्रोत प्रेषक, सृजनकर्ता या भाषागत कर्ता होता है। दूसरी प्रक्रिया का तत्व है इसका विचारों को भाषागत करना, एनकोडिंग आइडियाज। भाषा ही वह माध्यम है जिससे विचारों एवं सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अतः संचार प्रक्रिया का अगला तत्व है विचारों एवं सूचनाओं को भाषागत करना। विचारों एवं सूचनाओं को भाषागत करने हेतु लिखित, मौखिक, मौनीय भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। भाषा कोई भी हो, किसी प्रकार की तथा किसी भी देश की हो सकती है, किंतु विचारों को उसी भाषा में भाषागत करना चाहिए जिसे संदेश प्राप्त करता ठीक से समझता हो। इसके अतिरिक्त वह भाषा विचारों, सूचनाओं की विषय वस्तु तथा संचार के उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा संचार प्रक्रिया का चरण या तत्व है संदेश, मैसेज। संदेश वह विषय वस्तु है जो प्रेषित प्राप्त करता है तथा उसकी प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर रेस्पॉन्स उत्पन्न करता है। संदेश लिखित, मौखिक, मौनीय, सांकेतिक, चित्रित, गुंजायमान
आदि किसी भी भाषा में हो सकता है, किंतु संदेश प्रेषक द्वारा इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने योग्य होना चाहिए। अगला चरण है साधन एवं माध्यम। साधन एवं माध्यम दोनों ही समार्थक अर्थ प्रतीत होते हैं, किंतु कभी कभी इनमें अंतर समझना आवश्यक होता है। यहाँ साधन से तात्पर्य संचार के रूपों या साधनों यथा लिखित, मौखिक, मौनीय, सांकेतिक, चित्रित, गुंजायमान आदि से है, जबकि माध्यमों से तात्पर्य संचार के भौतिक माध्यमों जैसे पत्राचार, टेलीफोन, सेल फोन, ई फोन, फैक्स, एसएमएस, टीवी, रेडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम आदि से है। संचार के साधन एवं माध्यम का चयन संदेश की प्रकृति, रूप, प्रेषित या प्राप्तकर्ता अर्थात पाठक, श्रोता अर्थात दर्शक का ज्ञान एवं अनुभव एवं उसकी उपलब्धि, प्रेषित का स्थान, उपलब्ध समय, औपचारिक आवश्यकता, माध्यम समृद्धि या माध्यम की सूचना समृद्धि आदि कई बातों से प्रभावित होता है। अब अगला बिंदु इसका 5वां, संदेश प्राप्त करता है। संदेश जिस व्यक्ति को भेजा जाता है सामान्यतः वही व्यक्ति संदेश का प्राप्तकर्ता कहलाता है। यही व्यक्ति संदेश को देखता, पढ़ता या सुनता है तथा उसका अर्थ लगाता है, किंतु कभी कभी संदेश उस व्यक्ति के हाथ लग जाता है जिसे प्रेषक का भेजने का कोई इरादा नहीं होता है। कभी कभी तो संदेश यथास्थान पहुंच जाता है, किंतु वह संदेश उस व्यक्ति की जानकारी में नहीं आ पाता है। वह व्यक्ति उस संदेश को पढ़, देख या सुन नहीं पाता है। मौखिक रूप से प्राप्त संदेश तो लोग भूल भी जाते हैं। अतः संदेश की प्रभावशीलता तभी संभव होती है जबकि प्रेषित संदेश प्राप्त कर उसे उसी रूप एवं भावना से समझ सके तथा अभीष्ट प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर दे सके। अगला चरण है इसका अर्थ निकालना, डिकोडिंग। संदेश प्राप्त करता संदेश प्राप्त करने के बाद उसे पढ़ने, सुनने अथवा देखने के बाद उसका अर्थ निकालता है और समझने का प्रयास करता है। इस क्रम में वह संदेश में प्रयुक्त शब्दों, चित्रों, संकेतों आदि में से प्रत्येक अर्थ लगाता है। तत्पश्चात वह संपूर्ण संदेश का अर्थ समझने की कोशिश करता है। इसके बाद 7वां चरण है प्रतिपुष्टि, जिसको हम फीडबैक के नाम से जानते हैं। संदेश प्राप्त करता संदेश का जो प्रत्युत्तर देता है अथवा संदेश पर जो प्रतिक्रिया देता है वही प्रतिपुष्टि कहलाती है। संचार का अंतिम उद्देश्य संदेश प्राप्तकर्ता से संदेश पर अनुकूल प्रतिपुष्टि प्राप्त करना ही है, किंतु संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या उसका प्रत्युत्तर अनुकूल होगा या प्रतिकूल, यह इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि वह संदेश का क्या अर्थ समझ पाया है। और अगला चरण है इसका शोर, नॉइज। कुछ विद्वान शोर को भी संचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग समझते हैं। वे संभवतः यह मानते हैं कि संचार की परिस्थितियों में शोर सदैव विद्यमान रहता है, अतः प्रत्येक संदेश शोर के बीच ही आदान प्रदान किया जाता है। अतः संदेश में शोर से व्यवधान उपस्थित होता है। शोर आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार का होता है। आंतरिक शोर से तात्पर्य संदेशदाता तथा संदेश प्राप्तकर्ता के भीतर के शोर या व्यवधान से है। ऐसा शोर उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के कारण उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए भूख, सिरदर्द, थकान, मानसिक संताप, वेदना, शारीरिक कष्ट आदि की स्थिति आंतरिक शोर उत्पन्न करती है तथा विचार या विचारों में व्यवधान उत्पन्न कर देती है। बाह्य शोर से तात्पर्य उस व्यवधानों से है जो बाह्य वातावरण के कारण उत्पन्न होता है तथा संदेशों के आदान प्रदान में बाधा उपस्थित करता है, जैसे कि यंत्रों मशीनों का शोर, परिवहन के साधनों का शोर, मानवीय शोर, चकाचौंध करने वाली रोशनी, अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी। ये बाह्य शोर या व्यवधान है जो संदेशों के आदान प्रदान में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।
इस तरह से हमने संचार प्रक्रिया के तत्व या चरणों को क्रमबद्ध रूप से 8 चरणों से जो बनी है उसका अध्ययन किया। इसके अगले चरण में है संचार के बढ़ते महत्व के क्या कारण हैं। संचार की इम्पोर्टेंस के क्या कारण हैं वो उन कारणों को हम लोग ई कंटेंट में आपको बता रखा, जिनमें पहला है संगठनों के आकार में वृद्धि। वर्तमान समय में व्यावसायिक संगठनों के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इनमें से कई संगठन तो ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या हजारों तथा लाखों में भी है। इन संगठनों में कार्यों के निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था बहुत आवश्यक हो जाती है। दूसरा कारण है संगठनों का भौगोलिक विस्तार। वर्तमान दौर में व्यावसायिक संगठनों का भौगोलिक विस्तार हो रहा है। संगठनों का भौगोलिक कार्यक्षेत्र स्थानीय से राज्य स्तरीय, अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय या भूमंडलीकरण होता जा रहा है। अतः व्यावसायिक संगठन के कार्यालय, उत्पादन संयंत्र, विपणन कर्मचारी आदि विभिन्न स्थानों पर फैल गए। उन सभी के कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय करने के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण है इसके महत्व का तकनीकी उन्नयन या विकास। तकनीकी विकास ने भी संचार व्यवस्था के महत्व को बढ़ा दिया है। तकनीकी विकास ने प्रबंधकीय ज्ञान एवं व्यवहार को नई दिशा दी है। प्रबंध के कार्यों में ही नहीं, कर्मचारियों कार्यों में भी नवीन तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। संचार के भी नए नए उपकरण एवं माध्यम विकसित हो गए हैं। ऐसे में संस्था के सभी कर्मचारियों को नवीन प्रबंधकीय एवं कार्य तकनीकों तथा संचार माध्यमों उपकरणों से परिचित कराना भी आवश्यक हो गया है। इस हेतु प्रभावी संचार व्यवस्था को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता जा रहा है। और अगला कारण है इसका महत्व का श्रम संघों का विकास। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में श्रम संघों के विकास की गति धीमी अवश्य हुई है, किंतु 20वीं शताब्दी के अधिकांश वर्षों में श्रम संघों का तीव्र विकास हुआ था। वे इतने अधिक शक्तिशाली रूप में उभर चुके हैं कि उनको विश्वास में लिए बिना संस्था का संचालन सुगमता से नहीं किया जा सकता है। श्रम संघों तथा प्रबंधकों के बीच मधुर संबंधों के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था प्राथमिक आवश्यकता है। और अगला कारण है संचार व्यवस्था के बढ़ते महत्व का प्रबंध में मानवीय संबंध एवं व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म। 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में प्रबंध में मानवीय संबंधों की विचारधारा का जन्म विकास हो गया। इस विचारधारा ने प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करने पर बल दिया तथा कर्मचारियों को मशीन की भांति समझने का विरोध किया। इस विचारधारा ने प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ बेहतर मानवीय संबंध बनाने हेतु प्रेरित किया, जो प्रभावी संचार व्यवस्था के द्वारा ही संभव है। और अगला बिंदु है इसका जनसंपर्क। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था जनता के विभिन्न वर्गों जैसे ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, अन्य व्यावसायिक संस्थाएं, निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, सरकार, स्थानीय समुदाय आदि से जुड़ी होती हैं। वह इन सभी वर्ग के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि इन सभी वर्गों के सामूहिक योगदान से ही वह संस्था फलती फूलती है और विकास करती है। ऐसे में इन सभी वर्गों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने हेतु प्रभावी संचार व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। और अगला कारण है बढ़ते महत्व का कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण। वर्तमान युग में किसी कार्य को विभिन्न भागों में विभक्त करने तथा प्रत्येक भाग को किसी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति से पूरा कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब
एक ही कार्य के विभिन्न भाग विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा संपन्न किए जाते हैं या उनके बीच आपसी सूझबूझ एवं सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसा होने पर ही एक ही कार्य के विभिन्न भागों को विभिन्न व्यक्तियों विभागों द्वारा करने पर भी उन्हें आसानी से एकीकृत एवं समन्वित किया जा सकता है। ऐसे में प्रभावी संचार व्यवस्था ही उनके बीच प्रभावी सूझबूझ, सहयोग एवं समन्वय की भावना उत्पन्न कर सकती है। और अगला और अंतिम बिंदु है इसके बढ़ते महत्व का कारण बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा व्यवसाय एवं उपभोक्ता दोनों के ही हित में होती है, किंतु अत्यधिक या गलाकाट प्रतिस्पर्धा किसी के भी हित में नहीं होती है। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, इसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा का रूप लेने से रोकना आवश्यक है। ऐसे में सभी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के बीच निरंतर संवाद बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार प्रभावी संचार व्यवस्था के द्वारा ही महाविनाशकारी गलाकाट प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने आपको इस संचार यानी कम्युनिकेशन का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया है। धन्यवाद।